हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तो एक महीना बीती बचा है एग्जाम्स में, तो आप सब लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करो कि बाहर का जंक फूड ना खाओ, घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाओ। स्ट्रेस मत लो, हालांकि स्ट्रेस होता है, और जो स्ट्रेस आपको मोटिवेट करे वो अच्छा भी है, लेकिन वो आपको डीमोटिवेट ना करे। और कोशिश करो कि पूरे दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट आप कुछ मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर करें, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए आज का रिवीजन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज से हम जीएसटी के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है, सो दैट आप इजीली ये क्वेश्चंस कम टाइम में रिवाइज कर सको। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी से। दिस इज वीडियो पार्ट 1, जिसमें हम सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे चैप्टर 2 के, एंड पार्ट 2 में सारे बैक क्वेश्चंस, क्विज और क्रॉसवर्ड पजल रिवाइज करेंगे। एंड सेम वे हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे सारे चैप्टर्स के, सारी एमटीपीस के, आरटीपीस के, पास्ट ईयर एग्जाम्स के। ऑल्सो I have uploaded some pro tips based on the tricky questions asked by ICI in previous exams, जहाँ पे हम अक्सर गलती कर जाते हैं। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जरूर से देख लेना। आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू। ओके, तो चलिए आज का रिवीजन शुरू करते हैं, और एग्जाम्पल 1 से, जो कि है सेल और ट्रांसफर से रिलेटेड। तो सबसे पहले सेल और ट्रांसफर का मतलब समझ लेते हैं और उनका डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार। तो सेल इज एन एक्ट ऑफ सेलिंग, स्पेसिफिकली द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में क्या होती है? ओनरशिप ट्रांसफर होती है। while in the case of transfer it is only the movement of goods or possession of goods, transferring the possession of goods from one place or person to another, ठीक है। इसमें ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर ₹100 टू द बायर। After the sale, the pen belongs to the buyer and shopkeeper does not have any right on the pen. This is the transaction of sale. इसमें जब शॉपकीपर ने पेन सेल कर दिया तो उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, और इसीलिए ये क्या है? एक सेल ट्रांजेक्शन है। नाउ एग्जाम्पल 2, अ कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपो फॉर सेल पर्पसेस। यहाँ पे फैक्ट्री ने किसको गुड्स ट्रांसफर करे? डिपो को, फॉर सेल पर्पस के लिए। दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स है वेयर सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ पोजेशन दिया है गुड्स का फॉर फर्दर सेल, इसलिए ये क्या है? ट्रांसफर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बार्टर एंड एक्सचेंज से रिलेटेड। सो बार्टर इज टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी। यहाँ पे एक गुड्स और सर्विस के बदले दूसरा गुड्स या सर्विस लिया जाता है विदाउट यूजिंग मनी। Whereas in the case of exchange, it is an act of giving or taking one thing for another. Exchange भी यही है, एक के बदले दूसरी चीज ली। While barter deals with the transaction which only includes an exchange of goods and services, barter के केस में सिर्फ goods and services का exchange होता है। Whereas in the case of exchange, it may cover a situation where the goods are paid for partly in goods and partly in money. Exchange के केस में goods और money दोनों involve होते हैं। Example से समझते हैं। When a new car worth rupees 5 lakh is purchased in exchange of an old car along with the monetary consideration of 4 lakh paid to the said purchase, so this is an exchange transaction। यहाँ पे क्या हुआ? हमने नई कार खरीदी 5 लाख रुपए की, जिसके बदले हमने अपनी ओल्ड कार दी प्लस 4 लाख रुपए दिए। सो दिस इज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। नाउ एग्जाम्पल 4, a doctor got his hair cut from a barber and provides him medical consultancy in return. डॉक्टर ने बार्बर को कंसल्टेंसी दी और बार्बर ने बदले में हेयर कट किया। इन दिस ट्रांजेक्शन द डॉक्टर प्रोवाइडेड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस टू द बार्बर फॉर विच कंसिडरेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग सर्विसेज। कंसल्टेंसी के बदले में बार्बर ने हेयर कटिंग की सर्विस दी, provided by the barber. Similarly, the barber provided hair cutting services to the doctor for which the consideration was in the form of medical consultancy. Similarly, barber के केस में consideration क्या हुआ? Medical consultancy for the service of hair cutting provided to the doctor. So this is a
बार्टर ट्रांजेक्शन। ओके, अगले एग्जाम्पल जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन से रिलेटेड। कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ इश्यूज आईसीएआई ने डिस्कस करे हैं दैट वेदर इन दीज पर्टिकुलर केसेस कंसिडरेशन एग्जिस्ट और नॉट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डोनेशन वाला। सो डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यो, मतलब अगर आप डोनेशन करते हो और उसके बदले में आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कुछ भी सप्लाई देने की, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता। Generally, institutions such as religious institutions, charitable organizations receive financial help or any other support in the form of donation or gift from the individual donors. ठीक है? Now, in order to express the gratitude towards such payment, the recipient institution place a nameplate or such similar acknowledgement in their premises. वो डोनेशन देते हैं डोनर, एंड डोनी क्या करता है, नेम प्लेट पे उनके लिए थैंक्स लगा देता है कि इन्होंने हमें ये डोनेट किया है, मतलब हेल्प की है। When the name of the donor is displayed to express the gratitude and is not aimed at giving publicity to the donor, then it can be said that there is no supply of service. In other words, there is no quid pro quo on part of the recipient of the donation or gift to do anything, that is supply of service। जो डोनेशन दी उसके बदले में कोई सप्लाई ऑफ सर्विस का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, therefore there is no GST liability on such payment made, क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। एग्जाम्पल देखते हैं। भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगनिष्ठ संस्थान, अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। ब्लैक बोर्ड दिया, योगनिष्ठ संस्थान प्रिंटेड अंडरनेथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के नीचे क्या लिख दिया, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू द टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in the memory of her father on the door of the room। रूम पे उनका नाम लिखवा दिया। In the above examples, it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity। यहाँ पे कोई भी business activity mention नहीं है डोनर की, which would otherwise have got advertised, जिसकी वजह से कुछ एडवर्टीजमेंट हो जाती, कुछ मार्केटिंग हो जाती। सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड दिया है, सिर्फ एक थैंक्स गिविंग दिया है, तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं किया। Thus, GST is not leviable where all the following conditions are satisfied। क्या conditions हैं? Gifts or donation is made to the charitable organization, payment has the character of gift, purpose is philanthropic, that is it leads to no commercial gain and non advertisement। जहां पे सिर्फ हम डिस्प्ले नाम क्यों कर रहे हैं डोनर का, थैंक्स गिविंग के लिए, तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा उसे, और वहां पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, अगले एग्जाम्पल्स हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड। वेदर इन द फॉलोइंग केस बिजनेस एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि सप्लाई किसी भी ट्रांजेक्शन को जीएसटी में सप्लाई कहने के लिए दैट सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये हमने पढ़ा है, तो ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस है या नहीं। एक बारी बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एक्सेट्रा इफ देयर इज नो पिक्यूनरी बेनिफिट्स, कोई भी एक्टिविटी, सप्लाई एंड एक्विजिशन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एंड एसोसिएशन एक्सेट्रा, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन, services holder of office, activity of a race club including by way of totalizer or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in social club, any activity by government, local authority as public authorities। ठीक है, so business includes any activity or transaction which is incidental or ancillary to any trade or commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager, belt or any other similar activity। In addition, any activity undertaken by the central government or the state government by any local authority in which they are engaged as public authority shall also be constituted as business। For any important point है note करने वाला, for any trade, commerce or any other similar activity to qualify as business, frequency, volume, continuity or regularity of such transaction or obtaining pecuniary benefit from इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन हुई है या दो ट्रांजेक्शन हुई है,
तो उन्हें हम बिजनेस नहीं मानेंगे। अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी हुई है उसे भी बिजनेस मानेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Rishabh buys a car for his personal use and after a year sell it to a car dealer. ऋषभ ने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए और कार डीलर को बेच दी। Sale of car by the Rishabh to car dealer is not a supply under CGST Act because said supply is not made by Rishabh in the course or furtherance of business. बिल्कुल सही है। Number two is Manikarnika sold her old gold bangles and earrings to Abhushan Jewelers. Sale of old gold jewelry by an individual to a jeweler will not constitute a supply as the same cannot be said in the course or furtherance of business of the individual. इसने अपने खुद के गोल्ड ज्वेलरी बेची है तो उसे हम बिजनेस नहीं मानेंगे। Now since business includes vocation, therefore supply of goods or services as the vocation is also a supply under GST. सुंदरम आचार्य अ फेमस एक्टर पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। एक फेमस एक्टर है जिन्होंने कुछ पेंटिंग्स पेंट करी हैं और उनको सेल कर दिया। द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन। जो भी वहां से पैसा आएगा वो हम डोनेशन में दे देंगे। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई एज इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो जो एक्टर ने सप्लाई करी है पेंटिंग्स की और उसके बदले जो उसे पैसा मिला है उसे हम बिजनेस मानेंगे कि इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड इस पे जीएसटी लगा देंगे। ठीक है। इवन दो कि वो जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो फर्दर उस एक्टर ने क्या किया, डोनेट कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नाउ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द क्लब एंड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये भी हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेसिडेंट्स इन लिeu ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। Provision of service by a club or association or society to its member is included in the definition of business. तो जो भी आरडब्ल्यूए ने सर्विसेज दी हैं रेसिडेंट्स को और उसके बदले में उन्होंने कोई भी नॉमिनल फीस चार्ज करी है तो इसे ये माना जाएगा कि आरडब्ल्यूए ने जो भी सर्विसेज दी हैं वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दी हैं। Next is admission of partners to any premises for a consideration is also included in the business. ठीक है। Services by way of admission to circus, cinema hall, amusement parks, including theme parks, water parks, etc., are considered as supply as these services are provided by way of admission of partner to any premises for a consideration. Next is business includes activities of a race club, including by way of totalizer or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club. So Royal Turf Race Club is engaged in facilitating the wagering betting transaction on horse placed through totalizer. For providing the services of facilitating wagering transaction, Royal Turf Race Club gets commission which is deducted and retained by the club from the total bet value. Said service amount to supply as activities of a race club are included in the business। क्योंकि ये स्पेसिफिकली बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है तो ये जीएसटी में कवर होगा। Okay, next example is related to import of services. So we all know that import of services for consideration will be considered as supply whether or not made in the course or furtherance of बिजनेस। मतलब अगर हम कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन तो अगर वो बिजनेस के लिए है भी या नहीं भी है तो भी उस पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा, तब भी हम उसे सप्लाई मानेंगे ही मानेंगे। This is the only exception to the condition of supply being made in the course or furtherance of business. ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रमैया a proprietor has received the architect services for his personal residence। अपने अपने घर उसने अपने घर के लिए आर्किटेक्ट की सर्विस ली है from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of service by Ramaiya is supply under section 7 though it is not made in the course or furtherance of business। even though ये personal transaction है, business के लिए नहीं है, तब भी इसे जीएसटी में हम सप्लाई मानेंगे क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो शेड्यूल 1 से रिलेटेड है और शेड्यूल 1 किससे डील करता है। सो शेड्यूल 1 डील्स विद एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हम सप्लाई बोलेंगे
इवन इफ मेड विद नो कंसिडरेशन, अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी आती है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। अगर कोई बिजनेस असेट आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हो या डिस्पोज ऑफ करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे अगर आपने उसमें क्या ले रखा है, आईटीसी अवेल कर रखा है। सो in order to set qualify as supply under this para, following conditions need to be satisfied in the case of permanent transfer and disposal of business assets. सबसे पहली condition क्या है? There must be a disposal or transfer of business assets. Second condition is disposal must be permanent. And number third is ITC must have been availed. सबसे third condition क्या है कि ITC जरूर लिया हुआ होना चाहिए. In view of the last condition stipulated above, permanent transfer or disposal of following business assets without consideration will not be covered within this para and thus will not be deemed to be a supply. इस last condition को अगर हम देखें तो अगर business assets on which ITC is blocked एंड नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, अगर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन पे आईटीसी ब्लॉक्ड है या जिन पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है और अगर हम उनको ट्रांसफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो इस पैरा में नहीं आएंगे। ठीक है। सेकंड इज बिजनेस असेट्स दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, उन पे आईटीसी अवेलेबल है, ITC has not been availed by the registered person. Even though वो ITC के लिए एलिजिबल है लेकिन पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने ITC अवेल नहीं किया है और उसके बाद वो उन एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। इन अ नटशेल, अगर कोई भी बिजनेस असेट्स जिसपे आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है उसे आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हो विदाउट अ कंसिडरेशन, तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे एज पर शेड्यूल 1। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड। ध्रुव ने ओल्ड लैपटॉप्स दिए अपने फ्रेंड्स को जो वो बिजनेस के लिए यूज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय द ध्रुव ऑन सच लैपटॉप्स। Next example is a dealer of air conditioner permanently transfers the motor vehicle free of cost. उसने motor vehicle free of cost permanently transfer कर दी। Now ITC on said motor vehicle is blocked. Motor vehicles पे ITC नहीं मिलता। The transaction will not constitute a supply as the condition of availment of ITC on the business asset transferred is not fulfilled. क्योंकि उसने उस मोटर व्हीकल पे आईटीसी क्लेम नहीं किया है, इसलिए अगर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रांसफर किया है तो हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके। This clause is wide enough to cover the transfer of business assets from holding to subsidiary company for nil consideration। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ बिजनेस असेट्स ट्रांसफर करें फॉर निल कंसिडरेशन तो उन्हें हम सप्लाई मानेंगे प्रोवाइडेड उस पे होल्डिंग कंपनी ने आईटीसी क्लेम किया हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, even if made without consideration will qualify as a supply provided it is made in the course or furtherance of business. So supply between related person or a distinct person will qualify as supply even if made without consideration provided it is made in the course or furtherance of business। अगर वो business के लिए transaction की गई है free of cost between related persons and distinct persons तो उसे हम supply मानेंगे। एक बार रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को ब्रीफ अप कर लेते हैं। अ पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड द रिलेटेड पर्सन। So persons including legal persons are deemed as related persons if such persons are officers or directors of one another business, such persons are legally recognized partners, such persons are employer and employee, a third person controls or holds more than 25% stocks or shares of both of them, one of them controls the other, a third person controls both of them, such persons together control a third person। ये सब आपने पढ़ा है ना। Such persons are members of the same family, one of them is the sole agent or distributor or concessioner of the other। तो ये सब क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन्स माने जाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। Miss Priya holds 30% shares of ABC Limited and 35% shares of XYZ Limited.
30% एबीसी में होल्ड करती है, 35% XYZ में होल्ड करती है। तो एबीसी एंड XYZ आर related persons. Similarly, Q Limited has a deciding role in corporate policy, operations, management and quality control of R Limited. तो Q Limited का एक deciding role है R Limited में. So it can be said that Q Limited controls R Limited. Thus, Q Limited and R Limited are related persons. Now, डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं? अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बोलूं, डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं? एक पैन होना चाहिए प्लस सेपरेट रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, ठीक है। या फिर एक पैन होना चाहिए प्लस दो हो सकते हैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। अगर ये कंडीशन भी है तो भी आप डिस्टिंक्ट माने जाओगे। सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन, अ पर्सन यहाँ पे मीन्स एक पैन with separate registration whether within the same state or in the different state are considered as distinct person, ठीक है। Where a person having one registered establishment in a state, एक registered establishment है एक state में, has another establishment in a different state, और दूसरे state में different establishment है, मतलब unregistered establishment है, not necessarily registered। तो उन establishments को क्या कहेंगे? Establishments of distinct person। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, एक पैन होना चाहिए प्लस डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या माने जाओगे? डिस्टिंक्ट पर्संस। या फिर आपके पास एक पैन है और एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है प्लस एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो ये दोनों क्या माने जाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है दिल्ली में। ही हैज ऑल्सो obtained registration in the state of West Bengal. उसने वेस्ट बंगाल में भी एक रजिस्ट्रेशन ले लिया है in respect of his newly opened business. Mohan's registration under GST under same PAN in West Bengal and Delhi shall be treated as distinct person. एक पेन है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। सो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली, रजिस्टर्ड ब्रांच इन वेस्ट बंगाल, इट्स अ डिस्टिंक्ट पर्सन। Further, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state and union territory in respect of an establishment has an establishment in another state, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. Example से समझते हैं। Rishabh Enterprise, a registered supplier, owns an air-conditioned restaurant in Virar, Maharashtra. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand for trading of alcoholic liquor for human consumption. अब हमें पता है that since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is a non-taxable supply, क्योंकि वो non-taxable supply है, so Rishabh Enterprise is not required to obtain registration with respect to the same in the Uttarakhand. तो उत्तराखंड में उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसे सप्लाई कर रहा है और वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, इसलिए उसे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। सो इन दिस केस एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लिकर शॉप दो अनरजिस्टर्ड इन उत्तराखंड shall be treated as distinct persons, establishment of distinct persons. So supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in the course of furtherance of business even without consideration will qualify as supply. ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर नो कंसिडरेशन, तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र, अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप इन उत्तराखंड, तो क्या बोलेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर से रिलेटेड। इन्हें हम कब सप्लाई बोलेंगे? सो स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर will qualify as supply provided the transfer of goods or services is between different location with separate GST registration. सेम बात है कि अगर डिफरेंट सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बीच में
ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम स्टॉक ट्रांसफर बोलेंगे और उस पे जीएसटी लगेगा अंडर द सेम पेन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। Raghuveer Fabrics transfer 1,000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi. लखनऊ से दिल्ली में 100 shirts transfer करी हैं so that the same can be sold from there. The factory and the retail showroom of Raghuveer Fabrics are registered in the state where they are located. दोनों अपने अपने respective states में registered हैं. Although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitutes a supply. Even though कोई भी consideration नहीं है तो भी उसे supply मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन में हुआ है। नो मैटर कि उनका सेम पेन है, सेम पेन है फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है इसलिए सप्लाई माने जाएंगे। ठीक है, सो रजिस्टर्ड लखनऊ फैक्ट्री, रजिस्टर्ड दिल्ली शोरूम, स्टॉक ट्रांसफर, डीम्ड सप्लाई। However, transfer between two units of a legal entity under single registration will not considered as supply. अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन के बीच में हो रहा है तो फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, स्टॉक ट्रांसफर है, सप्लाई मानो, जीएसटी लगाओ। सिंगल रजिस्ट्रेशन है, स्टॉक ट्रांसफर है, उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 shares from his factory located in Lucknow to his rental showroom in Kanpur so that the same can be sold from there. ठीक है, लखनऊ से कानपुर ट्रांसफर किया है। इट हैज टेकन वन रजिस्ट्रेशन, नोट करने वाली बात यह है, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिक्लेयरिंग लखनऊ फैक्ट्री एज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कानपुर शोरूम एज इट्स एडिशनल प्लेस। सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है यूपी में। नाउ सिंस नो कंसिडरेशन इज चार्ज, कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है, so supply of goods from factory to retail showroom in same state under single registration does not constitute a supply. Lucknow factory, Kanpur showroom, single registration, not a supply even though it is a stock transfer. ठीक है, however, in the above example, if Raghuveer Fabrics obtains separate registration for Lucknow factory and Kanpur showroom, अगर उसने सेम स्टेट में भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस लिए हुए हैं, लखनऊ फैक्ट्री के लिए अलग, कानपुर शोरूम के लिए अलग, तो जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है बिटवीन लखनऊ फैक्ट्री एंड कानपुर शोरूम will constitute a supply. The concept arising from the above discussion is summarized as this. सिंपल सी बात है, सेम पेन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो सप्लाई माना जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंसिपल एंड एजेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे बस मेन पॉइंट बात याद रखने वाली की क्या है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, विदाउट कंसिडरेशन हुई है, तब भी वो सप्लाई कब मानी जाएगी? when the invoice for further supply is being issued by the agent in his name. अगर फर्दर सप्लाई के लिए इनवॉइस जो है वो एजेंट ने इशू किया है अपने नाम में, तो वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर होगी और हम उसे सप्लाई मानेंगे। ठीक है, however where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of the principal, अगर प्रिंसिपल के नाम में ही है तो such agent shall not fall within the ambit of para 3, तब वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला क्या है यहाँ पे कि ये जो शेड्यूल 1 में प्रिंसिपल एजेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कवर्ड है, ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड कवर है, सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे कवर नहीं है। ऑल्सो supply of service between the principal and the agent and vice versa would require consideration to be present so as to be considered as a supply, thus making it liable to GST. ठीक है, अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में तो उस केस में कंसिडरेशन होना मस्ट है ताकि हम उस पर जीएसटी लगा सकें। ओके, तो सीधा सा पॉइंट है, इनवॉइस किसके नेम में है? अगर एजेंट के नेम में है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे इवन इफ दैट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर
who can provide the goods as desired by the Anmol and ask the supplier Golu to send the goods and to issue the invoice directly to Anmol. इस सिनेरियो में भोलू इज ओनली एक्टिंग एज द प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज इन नो वे involved himself in the supply of receipt of goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Bholu is not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3 of schedule 1 क्योंकि इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया है, प्रिंसिपल के नाम पे ही इशू किया है, इसलिए ये यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा. सेकंड देख लेते हैं. मनमानी बैंक, अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मंदार auctioneer to auction certain goods. The auctioneer arranges for auction and identifies the potential bidders. The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder by the bank itself. The invoice for the supply of the goods is issued by the bank itself to the successful bidder. मतलब प्रिंसिपल ने ही अपने नाम से इनवॉइस इशू किया है. इन दिस सिनेरियो द ऑक्शनियर इज मियरली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विद नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स. सिर्फ सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे ऑक्शनियर की, एक तरीके से सिर्फ ब्रोकर बन रहा है वो. ठीक है ना, इस सिर्फ क्या बन रहा है, ब्रोकर बन रहा है. इवन इन दिस सिनेरियो मंदार इज नॉट एन एजेंट ऑफ द बैंक फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग. गंभीर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द बायर. द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द बिडर. The invoice for the supply is issued by the Gambhir on behalf of the Gautam. किसने इनवॉइस इशू किया है, गंभीर ने इशू किया, मतलब एजेंट ने इशू किया है. ठीक है, बट इन हिज ओन नेम, मतलब एजेंट ने इनवॉइस अपने नाम पे इशू हुए, एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू हुआ है एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर. इन दिस सिनेरियो गंभीर इज नॉट merely providing the services but is also supplying painting on behalf of the Gautam to the bidder and has the authority to transfer the title of the painting on behalf of the Gautam. So this is covered under schedule 1. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 25 है. अ CNF एजेंट और कमीशन एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम. ये बात सिर्फ यहाँ पे याद रखने वाली है. In such cases, the CNF commission agent is an agent of the principal for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. The disclosure or non-disclosure of the name of the principal is immaterial in such case. जहाँ पे एजेंट के नाम पे इनवॉइस आ गया ना, वहां पे कवर हो जाएगी वो चीज शेड्यूल 1 में. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है Ravi sells agriculture produce by utilizing the service of Kavi, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee Act APMC Act of the state. Identifies the buyer. Kavi identifies the buyer and sells the agricultural produce on behalf of the Ravi for which it charges a commission from Ravi. वो कवि से क्या चार्ज कर रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है. Now, as per the APMC Act, the commission agent is a person who buys or sells the agriculture produce on behalf of its principal and facilitates buying and selling of the produce on behalf of its principal and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction. तो जो भी वो बायर और सेलर ढूंढ के लाता है उसके अगेंस्ट उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है. ठीक है. In such cases where the invoice is issued by the Kavi to the buyer, then he is an agent covered under para 3. अगर एजेंट क्या है, कवि है, उसके नाम पे इनवॉइस है तो वो शेड्यूल 1 में कवर्ड होगा. However, in cases where the invoice is directly issued by the Ravi to the buyer, लेकिन अगर रवि इशू कर रहा है, इन शॉर्ट अगर प्रिंसिपल ही अपने नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है, द कमीशन एजेंट कवि डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. सीधी सी बात है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर सप्लाई यहाँ से यहाँ हो रही है या सप्लाई यहाँ से यहाँ हो रही है, अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस है तो वो शेड्यूल 1 में कवर्ड होगा, अदरवाइज वो कवर्ड नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड अंडर शेड्यूल 1. सो इसमें क्या है, import of service by a person from a related person or from his establishment located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply. तो यहाँ पे क्या क्या देखने वाली चीज है, एक तो import है प्लस सर्विस है
प्लस रिलेटेड पर्सन है प्लस नो कंसिडरेशन है प्लस बिजनेस है। अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या माना जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। लेकिन एक कंडीशन और पड़ी थी हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड कि अगर कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई माना जाएगा। तो कंफ्यूजन क्या है, इसको क्लियर करते हैं, एक बारी समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन है, अगर आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस है प्लस कंसिडरेशन है, तो अगर ये पर्सनल ट्रांजैक्शन भी है तो भी हम इसे सप्लाई मानेंगे। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में। सेकंड वो कह रहा है अगर आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन नहीं है लेकिन आपने वो रिलेटेड पर्सन से लिया है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया है, शेड्यूल 1 में आ जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर कंसिडरेशन है तो कुछ और चेक करना ही नहीं है, लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये चेक करो क्या रिलेटेड पर्सन से लिया है, क्या बिजनेस रिलेटेड है। तो अगर ये सब है तो शेड्यूल 1 में उसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। Jumru Associates received legal consultancy service from its head office located in Malaysia. The head office has rendered such consultancy free of cost to its branch office. Free में दी है ये service. Since Jumru Associates and the head office are related person, services received by the associates will qualify as supply even though made without consideration. Okay. Next है आपका चकमक. A proprietor registered in Delhi has sought architect service from his son located in US with respect to his newly constructed house in Delhi. ध्यान देने वाली बात क्या है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस के लिए ली गई है, मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये बात याद रखने वाली है। सो although services has been received by Chakmak without consideration from his son, a related person, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in the course or furtherance of business. क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ पर सप्लाई का प्रोविजन नहीं लगेगा। ओके, एंड ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। तो एक बारी समझ लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की गुत्थी क्या है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विद कंसिडरेशन है, सप्लाई मान लिया जाए और कुछ देखना ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ये चेक करो क्या रिलेटेड पर्सन से है, अगर हाँ तो ये चेक करो बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, अदर केसेस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ पर्सन other than an individual and its members constituents for consideration। मतलब अगर कोई पर्सन एंड उसके मेंबर्स के बीच में कोई एक्टिविटी होती है फॉर अ कंसिडरेशन तो क्या हम उसे सप्लाई मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लो सोसाइटीज होती हैं, ठीक है ना, क्लब्स होते हैं, अगर वो कोई सर्विस अपने मेंबर्स को देती हैं एट अ नॉमिनल चार्ज या कुछ भी कंसिडरेशन चार्ज करती हैं तो क्या हम इन दोनों के बीच में उसे सप्लाई मानेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। The activities or transactions involving supply of goods or services between a person other than an individual, obviously अगर खुद एक इंडिविजुअल अपने आप को ही कोई सर्विस दे रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को ही तो कोई सर्विस नहीं दे सकती ना, तो इसलिए अदर देन एन इंडिविजुअल दैट इज एसोसिएशन क्लब्स एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर, कोई भी एसोसिएशन है कोई भी क्लब अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देता है फॉर अ कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन आर कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7, तो हम उसे भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, फर्दर द एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज ए टू सेक्शन 7(1) क्लैरिफाइज दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सच पर्सन, मतलब वो एसोसिएशन क्लब या सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शेल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट मेंबर्स, मतलब हम उस सोसाइटी को और उसके मेंबर्स को
अलग अलग मानेंगे, ठीक है। shall be deemed to be two different persons and the supply of activities and transactions between them shall be deemed to take place from one such person to another. The explanation starts with an non-obstant clause and shall therefore have the overriding effect over anything else, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A resident welfare association RWA of Sanskriti Society supplies air conditioner to its members at a concessional price. A resident welfare association collects maintenance charges from its member for services provided. Here, in both the cases, it shall be deemed that RWA and its member are two separate persons, and it shall be deemed that the supply has taken place from RWA to its members. तो दोनों को अलग अलग बंदा माना जाएगा और इनके बीच में जो सप्लाई है इसे हम जीएसटी में सप्लाई, तो आरडब्ल्यूए और मेंबर्स को अलग अलग माना जाएगा और उनके बीच में जो सप्लाई है उस पे हम जीएसटी चार्ज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है वो है शेड्यूल 2 से रिलेटेड, जो डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किस सप्लाई को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किन सप्लाई को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। शेड्यूल 2 इससे डील करता है। अब एग्जांपल्स देखते शुरू करते हैं। इसका जो बेस लाइन है वो मैं आपको बताती हूँ कि किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या किसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन में टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं या ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे मानेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स। वेयर एज अगर हम किसी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं या हम सिर्फ राइट टू यूज दे रहे हैं तो उसे हम मानेंगे सर्विसेज। अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के साथ यूज करके एक्सप्लेन करा गया है। जैसे सबसे पहला है ट्रांसफर। सो एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स ऑन अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यहाँ पे ट्रांसफर टाइटल नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एट अ फ्यूचर डेट, अगर किसी फ्यूचर डेट में भी टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर्स। ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरर सप्लाइज टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, फ्यूचर डेट पे जाके आपके गुड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, तो कोई भी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस या टू ऑक्यूपाई लैंड है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। जैसे कि लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ राइट टू यूज, है ना। तो नेक्स्ट, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि अ शॉप लेट आउट, अगेन इट इज अ सर्विस। Any treatment or process is again a service. Damini dyeing house dyes the clothes given by Shubham Textiles Limited on a job work basis. तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, नेचर से ही समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वापस से ये गुड्स ओनर के पास ही जाने हैं। वर्कर के पास क्यों आए हैं, सिर्फ उन्हें डाई करने के लिए आया है, तो उन कपड़ों को डाई करके वापस से किसको देना है, ओनर को ही देना है, शुभम टेक्सटाइल्स को ही देना है, तो इसीलिए सप्लाई ऑफ सर्विस। Next, transfer of business assets. Goods forming part of business assets are transferred or disposed of under the direction of a person carrying on the business. अगर यहाँ पे भी क्या हुआ है, टाइटल ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, गुड हेल्ड फॉर बिजनेस यूज आर पुट टू प्राइवेट यूज, जो बिजनेस यूज के गुड्स हैं उन्हें प्राइवेट यूज के लिए डाल दिया है, सप्लाई ऑफ service. A person manufacturing and selling wooden furniture takes one chair manufactured by him for its use as house, so supply of service. Next, good forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person. goods ही transferred हो रहे हैं, supply of goods माना जाएगा। खुद ही नेचर, अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको खुद से समझ में आएगा कि जहाँ पे गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे। वेयर एज अगर राइट टू यूज है, लीज है, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अरुण, a trader is winding up his business. Any goods left in the stock shall be deemed to be supplied by him. तो exceptions हैं कुछ। नेक्स्ट है आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग इज नथिंग बट द right to use the property, so it is also a supply of service.
ठीक है। सो एग्जाम्पल, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, renting of precincts of a religious place, renting of property to an educational institution, permitting use of immovable property for pressing, vending or dispensing machines. Next, construction of complex buildings and civil structures. It is also a supply of service. आप construction की service दे रहे हो. Example देख लेते हैं. Rathi Builders has constructed individual residential units for agreed consideration of 1.2 crore per unit. 90 lakh per unit were received before issuance of completion certificate by the competent authority and its first occupation and the balance after completion. क्योंकि आपको completion authority ने जो certificate issue किया है उससे पहले ही आपने कुछ consideration दे दिया है, इसलिए हम इसे supply of service मानेंगे. Okay. Next, temporary transfer or permitting use or enjoyment of any intellectual property right, supply of service माना जाएगा, जैसे temporary transfer of patents. Next, development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of IT software. आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर रहे हो. कस्टमाइजेशन करने से मतलब है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर अगर बना के दे रहे हो तो उसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस. ऐसा नहीं है कि बस आप एक जनरल सॉफ्टवेयर आपने बना दिया है और वही आप कस्टमर्स को बेच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल टैली है, अब टैली डिफाइंड सॉफ्टवेयर है, ये फीचर्स है, तो आप अगर टैली एज इट इज बेच रहे हो तो वो गुड्स माना जाएगा. लेकिन अगर आप कुछ भी कस्टमाइजेशन करते हो या कस्टमर की नीड के हिसाब से कुछ भी चेंजेस करते हो, कुछ भी अपग्रेडेशन करते हो, कुछ भी अडेप्टेशन करते हो, सो दैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विस. Next is agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act. अगर आप किसी चीज के लिए अग्री कर जाते हो कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा करूंगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उस पे लिए आप कंसिडरेशन चार्ज करते हो तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. केबल ऑपरेटर Sakaram has entered into an agreement with cable operator Atmaram that Sakaram will not provide cable connection in a specified areas where Atmaram is providing the connection. तो जहां पे आत्माराम दे रहा है वहां पे सखाराम नहीं देगा. तो ये एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट है, इसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द टूर पैकेज बाय द कस्टमर. बिकॉज टूरिज्म वालों ने आपका कैंसिलेशन टॉलरेट किया है तो उसके अगेंस्ट वो जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है उसको तो जब्त करेंगे ही वो. सो दैट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेट एन एक्ट. ओके. नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस फॉर कैश. अगेन अगर आपको राइट टू यूज दिया गया है किसी सामान को यूज करने का, दिस इज अगेन अ सप्लाई ऑफ सर्विस. एग्जाम्पल इज मशीनरी गिवन ऑन रेंट. नेक्स्ट, दो सर्विसेज ऐसी हैं जिसे लॉ ने बोला है कि इन्हें हम कंपोजिट सप्लाईज मानेंगे एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस. नाउ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन या फिर रिपेयर मेंटेनेंस, या आप उसको रेन्यूवेट करा रहे हैं, ऑल्टर करा रहे हैं, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब आप ये सारी चीजें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे करा रहे हैं, आप रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हैं, उसको मॉडिफाई करवा रहे हैं, उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वेयर इन transfer of property in goods whether as goods or in some other form is involved in the execution of such contract. आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं उस बिल्डिंग में और उस मॉडिफिकेशन के लिए जो गुड्स यूज हो रहे हैं उनकी भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं. मतलब आप इसमें गुड्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं और आप सर्विसेज भी दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, मान लिया आपने रिपेयर मेंटेनेंस कराया किसी बिल्डिंग का, तो उस रिपेयर मेंटेनेंस में जो भी सामान यूज हुआ वो भी ट्रांसफर हो रहा है या तो उस सेम फॉर्म में या फिर उसको मॉडिफाई करके, प्लस आपने जब उस सामान को यूज करा तो आपने एक सर्विस भी दी ना. अब ऐसा तो नहीं है कि हमने मान लो रिपेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स कि आपको एसी इंस्टॉल कराना है, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ एसी खरीद के आपको दे दिया. उसने एसी खरीदा, इंस्टॉल कराया, प्रॉपरली ऑपरेट करके इंस्टॉल करके फिर आपको दिया. तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो वो एसी इन्वॉल्व है जो उसने अपनी जेब से खरीदा, प्लस वो सर्विस इंस्टॉलेशन की. तो इसे क्या कहते हैं? जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और वो गुड्स भी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर रहे हो और सर्विसेज भी है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, उसे कहते हैं हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. तो इसे हमेशा क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस. नेक्स्ट है सप्लाई as a part of any service being food or any other article for human consumption or drink other than alcoholic liquor for human consumption. मतलब आप फूड और ड्रिंक्स दे रहे हो एज अ सर्विस.
एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वेयर सप्लाई ऑफ सच सर्विस इज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। जब आपको फूड और ड्रिंक एज अ पार्ट ऑफ सर्विस मिलता है इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या मानेंगे, इवन दो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन तब भी हम इसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन मतलब आपको किसी काम को करने से मना किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड बी कवर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ आवर एक्सप्रेशन वुड इंक्लूड नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स, ठीक है, wherein one party agrees not to compete with the other party in a product, service or geographical area against a consideration paid by the other party। जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि भाई आप इस पर्टिकुलर एरिया में इस प्रोडक्ट पे डील नहीं करोगे, यहाँ के राजा तो हम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्गर किंग कह देता है मैकडोनल्ड से, या मैकडोनल्ड्स कह देता है बर्गर से कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप बर्गर नहीं बेचोगे, और बर्गर किंग इस बात को अग्री करता है बट अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो वो एग्जाम्पल किसमें आएगा, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने रिफ्रेन किया है किसको, बर्गर किंग को मना किया है कि आप इस एरिया में बर्गर नहीं भेजोगे। सो दैट इज अ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, क्योंकि वो दोनों सेम उसमें और उनमें कॉम्पिटिशन हो सकता है। उस कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए मैकडोनल्ड्स ने बर्गर किंग को पैसे दिए हैं, तो that is non-compete agreement. Okay, another example of such activities would be builder refraining from constructing more than a certain number of floors even though permitted to do so by the municipal authorities। builder agree कर देता है मैं 4 फ्लोर के बाद 5वां फ्लोर नहीं बनाऊंगा, और इवन दो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने उसे बोल दिया है कि आप 5 फ्लोर बना सकते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं बना रहा है, अगेंस्ट कंपनसेशन पेड बाय द नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। आसपास के लोगों ने बोल दिया है कि भाई आप 4 फ्लोर तक ही बना लीजिए, उसके ऊपर आप मत बनाइए, जिसके अगेंस्ट हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे ऊपर क्या है, सनलाइट है, which wants to protect its sunlight, जो हमारे ऊपर धूप आती रहे, इसलिए आप 5th फ्लोर मत बनाइए और उसके अगेंस्ट आप कॉम्पनसेशन ले लीजिए। तो ये भी क्या एक एग्जाम्पल हो गया, आपका रिफ्रेन का एग्जाम्पल हो गया। या फिर an industrial unit refraining from manufacturing activities during certain hours against an agreed consideration paid by a neighboring school which wants to avoid noise pollution during these hours। अगर स्कूल वाले ने किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को पैसे दे दिए कि भाई आप 12 से 6 के बीच में ना कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग काम मत करना, क्योंकि मशीनों की आवाज से स्कूल में डिस्टरबेंस होती है, तो इस नॉइज को बचाने के लिए स्कूल ने इंडस्ट्रियल यूनिट को मंथली कुछ पैसा देना शुरू कर दिया। सो अगेन दिस इज अ रिफ्रेन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी से, मतलब एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो शेड्यूल 3 इस चीज की बात करता है, व्हाट एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस विल बी ट्रीटेड नीदर, ना ही हम उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही उन्हें हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ओके, सबसे पहला है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब और एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल 53, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव्स वेजेस ऑन डेली बेसिस टू द वर्कर आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वर्कर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो भी कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉयर डेली वेज पे रखते हैं, है ना, तो उसे हम क्या मानेंगे कि कैजुअल वर्कर ने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस दी है एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। ओके, नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर for execution of a building contract for him are services in the course of employment, ठीक है। Similarly, casual workers employed by a security service agency for provision of security services to a client are also services in the course of employment, मतलब casual workers जो services देते हैं उन्हें भी हम क्या मानेंगे, in the course of employment मानेंगे, ठीक है। Only services that are provided by employee to the employer in the course of employment are outside the realm of supply. However, services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as supply, ठीक है।
जो भी सर्विसेज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब और वर्क, बस उन्हीं पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उन पे जीएसटी लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल 55 इज सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। जैसे कि आप कंसल्टेंट हायर करती है, कंपनीज कंसल्टेंट हायर करती हैं, प्रोफेशनल्स हायर करती हैं, एंड बदले में उनको सैलरी नहीं देती, प्रोफेशनल फीस देती है, कंसल्टेंसी फीस देती है, तो उन पर जीएसटी लगेगा। जहां पे कंपनी सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 56 इज any amount paid by the employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service of forbearance to act and cannot be considered for providing services in the course of employment। ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई आप यहाँ से रिजाइन करने के बाद सेम इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं करोगे, किसी ऐसे बिजनेस में ज्वाइन नहीं करोगे जो हमारे कंपटीशन में है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई है ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, ये एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब तो नहीं है, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन पे करती है कंपनी एम्प्लॉय को तो उस पर जीएसटी लगेगा। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। तो ये लोग जो सर्विसेज देते हैं इसे ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एंड ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे कॉम्पोजिट सप्लाई से रिलेटेड है। नाउ कॉम्पोजिट सप्लाई मींस it comprises of two or more taxable supplies which are naturally bundled in the course or furtherance of business, one of which is a principal supply। मतलब combination of two and more services जिसमें से एक हमारी principal service है and they are naturally bundled in the course of business। ठीक है, वो naturally bundled है, मतलब वो generally एक साथ ही बेची जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें से एक सप्लाई जो होती है वो मेन सप्लाई होती है। ठीक है। सो एग्जाम्पल 68 मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद द बैटरी। ठीक है, विदाउट बैटरी तो कभी मोबाइल फोन बेचा नहीं जाता। नेक्स्ट इज बंडल ऑफ सर्विसेज ऑफ केटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज अ बंडल ऑफर्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस। आप जब भी फ्लाइट से ट्रेवल करते हो आपको फूड मिलता ही है, सो दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बाय एयर प्लस आपको फूड मिल रहा है ऑन बोर्ड, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ओके। Next example है service of stay in a hotel is often combined with provision of breakfast and dinner provided free of cost। ठीक है, जब भी आप होटल में स्टे करते हो तो जनरली आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, कहीं कहीं पे डिनर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो जनरली ऐसा ही होता है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें आपको फूड की सर्विस, एकोमोडेशन की सर्विस दोनों साथ में दी जा रही है एंड अकोमोडेशन सर्विस इज द प्रिंसिपल सर्विस, तो इसे हम क्या मानेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। ठीक है। Such service is an ancillary service to the provision of hotel accommodation and the resultant package would be treated as service naturally bundled in the ordinary course of business. Okay. Next example है a 5-star hotel is booked for a conference of 100 delegates on a lump sum package with the following facilities। सबसे पहली है accommodation, next is breakfast, third is tea and coffee, then access to fitness room, availability of conference room, business center। As is evident, a bouquet of services being provided, many of them are chargeable to different effective rates of tax। इन सारी सर्विसेज पे कुछ ना कुछ अलग रेट लगेगा अगर हम सिंगल सिंगल सर्विस दे तो। if the principal service if the principal service is described as convention service, अगर हम convention service को principal service बोलते हैं, it is able to capture the entire essence of package। और हम बोल सकते हैं कि आपको पैकेज दिया जा रहा है जिसमें हम आपको कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल करवाएंगे, आपको फूड देंगे, आपको समय समय पे टी और कॉफी देंगे, या जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको चाहिए आपकी डेलीगेट्स को वो सब हम देंगे, एक सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे, तो उसको हम एज अ पैकेज बोल सकते हैं। एंड थस द प्रिंसिपल सप्लाई में बी जस्ट एज कन्वेंशन सर्विस एंड चार्ज टू टैक्स अकॉर्डिंगली, जिसमें से हम मेन सप्लाई किसको बोलेंगे, कन्वेंशन सर्विस को मेन सप्लाई बोलेंगे, कंसीडरिंग इट एज अ प्रिंसिपल सप्लाई, और पूरे पैकेज को क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे, तो हम उस पर अकॉर्डिंगली फिर उसको
चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट लगेगा। However, it will be fully justifiable for the hotel to charge individually for the service as long as there is no attempt to offload the value of one service on another service that is chargeable at a concession rate. अगर होटल चाहे तो अलग अलग भी प्राइस चार्ज कर सकता है अलग सर्विस के लिए, लेकिन उसे एक चीज नहीं करनी है, वो क्या है कि जो सस्ती सर्विसेज हैं, मतलब जिन सर्विसेज पे कम टैक्स रेट लगता है को तो वो महंगा दिखा दे, और जो महंगी और जो सर्विसेज का एक्चुअल रेट है, जो जिन पर जीएसटी रेट ज्यादा है, उनको कम दिखा दे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एकोमोडेशन के लिए मान लो होटल चार्ज करता है 1000 रुपए एंड फूड के लिए वो चार्ज करता है मान लो 500 रुपए, तो टोटल कितना चार्ज करता है 1500। नाउ लेट्स एज्यूम कि एकोमोडेशन पे रेट लगता है 18% और फूड पे लगता है 5%, तो अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट चार्ज करेगा 1180 और इसके लिए 525, जितना चार्ज करेगा 1705, ठीक है। लेकिन अब होटल वाले थोड़ी सी चालाकी करते हैं, वो क्या करते हैं, एकोमोडेशन के तो ले लेते हैं 500 रुपए एट द रेट ऑफ 18% विच इज इक्वल टू 590, ठीक है। एंड फूड के लिए लेते हैं वो 1000 एट द रेट ऑफ 5%, जिसका टोटल बैठता है 1050। तो इनका टोटल कितना बैठा 1640। अब देखा जाए तो अगर वो 500 रुपए एकोमोडेशन के और 1000 रुपए फूड के चार्ज करते हैं तो टोटल बिल बैठता है 1640 का। तो उनके लिए तो सर्विस चीप हुई है ना, तो वो तो सस्ते में बेच सकते हैं, जबकि उनको तो रेवेन्यू टोटल 1500 ही मिला है ना। नुकसान किसका हुआ, गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना पड़ रहा है 205 और यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है 140, तो गवर्नमेंट को कितना लॉस हो गया 65 रुपए का। अगर ऐसे करता है होटल तो फिर डिपार्टमेंट उनको नोटिस भेज सकता है, लेकिन दे कैन चार्ज डिफरेंट रेट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, पोशाक मैन्युफैक्चरर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस एट चीकू लिमिटेड, ठीक है, आउटलेट। फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चर वुड ऑल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है, उन्हें इंश्योर्ड भी कराएगा और उन्हें पैक करके भी देखा। इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, सप्लाई मेन क्या माना जाएगा, जो भी उसने क्या दिए हैं, गुड्स दिए हैं, रेडीमेड शर्ट्स जो दिए हैं वो मेन सप्लाई मानी जाएंगी, बाकी की जो डिजाइनर बॉक्स में दिया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, इंश्योरेंस इंश्योर्ड करके दिए गुड्स को, वो सब एंसिलरी मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसे हम क्या मानेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट एंड ही आल्सो गेट्स मैंडेटरी वारंटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी, टीवी भी मिलता है, वारंटी भी मिलती है, मेंटेनेंस की सर्विस भी मिलती है। दिस सप्लाई इज अ composite supply. In this example, supply of TV is the principal supply, warranty and maintenance are ancillary. Okay, next example is a travel ticket from Mumbai to Delhi may include service of food being served on board, ठीक है, आपको free insurance भी मिलता है and the use of airport lounge. In this case, the transportation of passenger constitutes the predominant element of the composite supply and is treated as principal supply, and all other are supplies are एंसिलरीज, ठीक है। तो ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया जिसमें आपको खाना भी मिलता है, आप लाउंज की एक्सेस भी ले सकते हो, लेकिन मेन सप्लाई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की मेन सप्लाई है, तो उस पे जो रेट लगता है वही पूरे पैकेज पे रेट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रति कंप्यूटर सप्लाईज लैपटॉप वर्थ ₹52,000 along with लैपटॉप बैग 3000, 3000 का बैग है और 52,000 का लैपटॉप है। इसमें मेन सप्लाई सबको पता है क्या है, लैपटॉप है, बीइंग नेचुरली बंडल, एंड जनरली आपको लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग मिलता ही है, सो बीइंग नेचुरली बंडल सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग along with laptop is a composite supply which is treated as supply of the principal supply, that is laptop. Assuming that the rate of tax applicable on laptop is 18% and on laptop bag is 28%, ठीक है, लेकिन मेन सप्लाई पे क्या रेट लगता है 18%, तो पूरी सप्लाई पे हम 18% रेट ही लगाएंगे। In the given case, rate of principal supply, that is laptop, is 18%, will be charged on the entire value of 55,000. ओके, तो पूरी वैल्यू पे कितना चार्ज लगेगा 18% लगेगा, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट एप्लीकेबल है, मतलब लैपटॉप पे एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मिक्स्ड सप्लाई से रिलेटेड। मिक्स्ड सप्लाईज क्या होता है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन for a single price where such supply does not constitute a
कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज है जो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है और उसके लिए हम एक सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैन्ड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्रिंक एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस इज अ मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें एक प्राइस पे चार्ज करते हैं, जैसे होली पे, दिवाली पे आपको पूरा एक हैम्पर मिलता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वो चीजें इंडिविजुअली भी सोल्ड होती हैं, लेकिन क्योंकि होली दिवाली है तो उस पे एक पैकेज बना के उस पे एक फिक्स रेट कर दिया जाता है कि भाई ये पैकेज 2000 का मिलेगा, तो एक सिंगल प्राइस हो गया वो, है ना। ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, हमें पूरे साल वो अलग ही मिलती हैं, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है। इट शेल नॉट बी अ मिक्स्ड सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली और सेपरेट प्राइस आर चार्ज। लेकिन जब होली दिवाली पे वो हैम्पर्स बनते हैं तो उनपे एक ही प्राइस चार्ज होता है 2000 या 2500, अगर उनपे अलग अलग रेट चार्ज होगा, इंडिविजुअल रेट चार्ज होगा, तब उसे हम मिक्स्ड सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उसपे सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, मिक्स्ड सप्लाई मानेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल्स along with refrigerator for a single price. Bottle and the refrigerator can easily be priced and sold independently and are not naturally bundled, so such supplies are mixed supplies, okay. Next is, a house is given on rent through a single rent deed, one floor of which is to be used as a resident and the another for housing a printing press at a lump sum rent amount. Such renting for two different purposes is not naturally bundled. ऐसा तो कभी नहीं होता जब आपको रेंट पे दो फ्लोर्स मिलते हैं कि आप पहला रेसिडेंस के लिए यूज कर लो, सेकंड वाला आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर लो, सो दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड दिस इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सेड सप्लाईज आर मिक्स्ड सप्लाईज, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, श्रृंगार एंटरप्राइज सप्लाई 10,000 किट्स ऑफ ₹50 each amounting to 5 lakh to Raghav General Store. Each kit consists of one shampoo, one face wash and one kajal. It is a mixed supply and is treated as supply of that पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट। मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या होता है कि जिस गुड्स या जिस सर्विस पे सबसे ज्यादा जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, पूरे पैकेज पे वही रेट लगेगा, ठीक है। Assuming that the rate of tax applicable on shampoo is 18%, face wash is 28% and kajal is 12%. In the given case highest rate किस पे, face wash पे 28%, तो पूरे पैकेज पे कितना रेट लगेगा, 28% लगेगा, 5 लाख पे 28% रेट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, मोर देन वन सप्लाईज मेड टुगेदर एंड टैक्स एट इंडिविजुअल रेट। ये सिंपल है कि आप बहुत सारी सप्लाईज, 2-3 सप्लाईज एक साथ कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, और सबके लिए आप इंडिविजुअल रेट्स चार्ज कर रहे हो, तो ना ही हम उसे मिक्स्ड मानेंगे ना ही हम उसे कॉम्पोजिट मानेंगे, और उनपे जो इंडिविजुअल एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स हैं उन्हीं पे उनको चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन involving supply of both goods, spare parts and services labor, where the value of goods and services are shown separately, ठीक है। जब आप कार की सर्विस करवाते हो तो आप जनरली देखना जो भी उसमें गुड्स या स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उनका बिल अलग से होता है, और जो लेबर सर्विस देते हैं उनका बिल अलग से होता है, और उनपे डिफरेंट इंडिविजुअल रेट्स दिखाए गए हैं, तो उनके डिफरेंट इंडिविजुअल रेट्स दिखाए गए हैं तो उनपे जो भी एप्लीकेबल जीएसटी रेट होता है वही लगेगा, ठीक है। द गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी लायबल टू टैक्स एट द रेट एज एप्लीकेबल टू सच गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सर्विस या इंडिविजुअल गुड पे जो रेट एप्लीकेबल है वही लगेगा, उसे हम ना ही कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे और ना ही मिक्स्ड सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हर सप्लाई के लिए इंडिविजुअल रेट चार्ज किया है। अगर मिक्स्ड सप्लाई बनाना होता है तो मिक्स्ड सप्लाई के लिए आप एक सिंगल प्राइस चार्ज करोगे, वो तो आप कर नहीं रहे हो, आप अलग अलग रेट दिखा रहे हो, तो जब अलग अलग रेट दिखा रहे हो तो अलग अलग जीएसटी भी लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम पार्ट 2 में सारे बैक क्वेश्चंस, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड क्विज रिवाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए एंड ऑल द बेस्ट गाइज। बाय बाय।